हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट। यदि अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद ही आप पार्ट सेकंड स्टार्ट करें, क्योंकि हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था डायमेंशन के बारे में कि हम किस तरीके से डायमेंशन को बनाते हैं। यदि आपको अभी तक डायमेंशन बनाना नहीं आता तो सबसे पहले आकर आप फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद ही आप सेकंड स्टार्ट करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के बारे में कि हम डायमेंशन का किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको डायमेंशन बनाना आना चाहिए कि हम किस तरीके से डायमेंशन बनाते हैं। तो हम बेसिकली 3 टाइप से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आएगा टू चेक वेदर द इक्वेशंस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं वो हमारी डायमेंशनली करेक्ट होंगी या नहीं होंगी, ये हमको बताना है, ठीक है। और दूसरा तरीका है टू चेंज द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हमको एक यूनिट को दूसरे यूनिट्स में चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल के हमारी जैसे कि हमारा किलोमीटर है, किलोमीटर से हमें मीटर में, लेकिन हमको डायमेंशनली करना है, न्यूमेरिकल है, डायमेंशनली चेंज करेंगे। और तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। हमको ड्राइव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल रिलेशन का मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला। हमको डायमेंशंस की मदद से क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ना होता है। हम किसी भी तरीके से हम फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, चाहे हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस हमें इतना पता होना चाहिए वो डिपेंड कर रहा है, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। बस हमको इतना सा पता होना चाहिए, फिर हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, किससे, डायमेंशंस की वजह से। तो हमें इन 3 तरीके इस्तेमाल को पढ़ना है, ठीक है, कि हम किस किस तरीके से। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पहला तरीका कि हम क्वेश्चन को बताएं कि वो हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, और साथ ही साथ में उसके बाद अगली वीडियो में हम बताएंगे ये दोनों टॉपिक्स। हम इसमें ये पहला एक क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही साथ में हम बताएंगे होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल कि होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। तो हम आज की वीडियो में ये दोनों टॉपिक ही कवर करेंगे, क्योंकि जो होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल है ना, वो हमारे जो फर्स्ट है, इस जो हम फर्स्ट तरीके से डायमेंशन का एनालिसिस पर इसी पर डिपेंड करता है। जो पहली वाली हमारे पास है इस पर ही हमारा डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हम ये फर्स्ट पहले इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे और होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को रफ कर देता हूं, सिर्फ अभी और सिर्फ पहले इसके बारे में, फिर बात करेंगे होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारी डायमेंशन की इक्वेशन करेक्ट होगी या नहीं होगी। तो हम इसे किस तरीके से बता सकते हैं। देखो, यदि हमारी कोई सी भी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है, इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो बच्चों, यदि हमारी कोई सी भी डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स, जो भी डायमेंशन होगी ना, ईच टर्म लेफ्ट हैंड साइड, जो भी हमारी लेफ्ट साइड की भी जितने भी डायमेंशंस होंगे ईच टर्म्स के, वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। जैसे कि यहाँ पे लिख दें, क्या यहाँ पे लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ देखो बच्चों, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है, यदि हमारी कोई सी भी इक्वेशन करेक्ट है, यदि हमारी कोई सी भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड का, वो इक्वल होना चाहिए हर एक टर्म RHS का। टर्म का मतलब, कहने का मतलब, देखो टर्म, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन लगी ए, यहाँ पे लगी थी BT प्लस B अपॉन में T इज इक्वल टू में, हमने एक इक्वेशन बना ली, ठीक है, और हमने लगे ABT। ये मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है, एग्जांपल के लिए हमने ये इक्वेशन बना ली। तो ये टर्म, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टर्म क्या होती है। तो ये एक अलग टर्म हो जाएगी, ये एक अलग, ये पूरी B अलग टर्म नहीं होगा, BT, ये BT पूरी एक टर्म हो गई, क्योंकि ये आपस में इंटू में है, तो ये आपस में एक टर्म हो गई। उसी तरीके से B अपॉन में T, ये भी अपने आप में एक टर्म होगी, ये भी अपने आप में एक टर्म है, ये भी पूरी अपने आप में एक टर्म ही है। तो इस इक्वेशन का कहने का मतलब है इन सभी के डायमेंशन ईच टर्म्स के इक्वल होंगे। मतलब का मान लेते हैं, इसका हमारा डायमेंशन है L, तो इसका भी हमारा डायमेंशन होगा L, इसका भी डायमेंशन होगा हमारा L, इसका भी डायमेंशन होगा हमारा L, इसका भी डायमेंशन होगा हमारा L। इन सभी के डायमेंशन हमारे कैसे होने वाले हैं, L डायमेंशन होंगे। क्या, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, इन सभी के डायमेंशन इक्वल होंगे। इसका भी L1, इसका भी L1, इसका भी L1, सभी के इक्वल डायमेंशन होंगे। इस स्टेटमेंट का कहने का तरीका, यदि हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हर एक टर्म ऑफ LHS इक्वल होना चाहिए ईच टर्म, हर एक टर्म, ईच, ये अलग टर्म, ईच टर्म RHS के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिससे छोटा सा आपको और अच्छे से क्लियर आ जाए।
तो मैं आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों, आप एग्जाम्पल यहाँ पे डालो 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1 डालो यहाँ पे, एग्जाम्पल 1, ठीक है। हमने एग्जाम्पल में एक इक्वेशन लेगी v इज इक्वल टू में u प्लस एटी, ये हमने एक इक्वेशन ले ली। अब हमें बताना है कि हमारी ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हमें इसके डायमेंशन पता होना चाहिए। वेलोसिटी को क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो हमें मीटर, तो इस तरीके से हमारा डायमेंशन, देखो अब आपको डायमेंशन बनाना आना चाहिए। वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू यू का भी क्या होगा हमारा टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, ठीक है। और ए टी एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर को क्या होते हैं लीटर, एल लेंथ, मीटर कैसे में होती है लेंथ, और टाइम कैसे में देखा है मीटर पर सेकंड, टाइम डिवाइडेड बाय में टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इनटू में यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो एक टी से एक टी कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू में एल टी माइनस 1, और यहाँ पे बचा एल टी माइनस 1। तो इस इक्वेशन कहने का मतलब देखो हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा आ रहा है हमारा इक्वल आ रहा है। अभी हमने जो डेफिनेशन बताई थी इसमें ये नहीं कि आप ऐसे मत करिए 2l माइनस, ये ऐसा नहीं होगा। देखो यदि देखो हमें ऐसा लगा 2 kg प्लस 4 kg लिखा इस तरीके से, तो हमारा टोटल ओवरऑल कितना हो जाता है हमारा 6 kg। लेकिन हमें तो डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, इनकी यूनिट्स का, तो यूनिट्स तो अभी भी हमारी क्या होने वाली है m, यूनिट्स तो चेंज नहीं, लेकिन हम ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिखते। डायमेंशन में हमने आपको बताया था कि हमारी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, जब अपने एम ए बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमने इतने का यूज़ किया था, मतलब केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इस तरीके सिर्फ इतना डायमेंशंस का यूज़ किया था। उसमें हमने कांस्टेंट टर्म छोड़ दिए थे, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये आपस में इक्वल होगा एम एल टी माइनस टी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 1, ऐसा होगा इक्वल। देखो एक चीज़ और नोट्स बना लो आप, यहाँ पर नोट बना के लिखना, ठीक है, नोट डालो यहाँ पे। देखो जब हम डायमेंशन ऑफ एल प्लस डायमेंशन ऑफ एल करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो 2l नहीं होगा, वो हमारा डायमेंशन होगा एल का एल ही रहेगा। जैसे कि हम 2 kg प्लस 4 kg कर रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है 6 kg हो रहा है, लेकिन हमारा kg तो चेंज नहीं हो रहा, kg हमारा kg में रह रहा है। डायमेंशंस की बात कर रहा है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे यूज नहीं करना है। उसी तरीके से हम माइनस करेंगे, एल टर्म में माइनस करेंगे तो वापस हमारे लिए एल ही मिलेगा। यदि हमने यहाँ पे इंटू किया, कोई भी डायमेंशंस को हमने आपस में 2 इंटू करेंगे तो जरूर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर लगेगा। जैसे कि हमने 2 kg और 2 kg का इंटू करेंगे तो वो स्क्वायर में बदल जाते हैं, क्या यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, kg का स्क्वायर लग जाता है। लेकिन यहाँ इसलिए यहाँ पे हमारा डायमेंशंस में क्या लग जाएगा, यहाँ पे 2l हो जाएगा। उसी तरीके से हम मान लेते हैं कोई डायमेंशंस को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा अगेन डायमेंशन हमको क्या मिलेगा, m0 मिलेगा, l0 मिलेगा और t0 मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है, देखो हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 kg को 2 kg से डिवाइड किया तो हमारा कांस्टेंट टर्म अकेला 1 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे यूनिट से खेल खेलना है, पूरा यूनिट से मतलब होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं। इसलिए हमारे जो डायमेंशन है यहाँ पे m0 l0 और t0 है, ठीक है। तो ये नोट्स बना लो। और एक बात बच्चों, एक और नोट लगो, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहाँ पे आप एक नोट और बनाओ। देखो यदि हमारी कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है वो फिजिक्स में करेक्ट हो, फिजिकली करेक्ट होगी या न्यूमेरिकल करेक्ट होगी, क्या हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हमने लिखा v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट आ गई और हमको पता है ये फिजिकली भी करेक्ट है, तो हम इसे कह सकते हैं। अब मान लीजिए हमने एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले आप यहाँ पे एक हेडिंग डालो नोट, ठीक है, नोट, if any equation is dimensionally correct, तो देखो बच्चों ये नोट्स मैंने इसलिए लिखवाया, यदि हमारी कोई सी भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि हमारी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो इसका मतलब वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। हमको पता था ये हमारी ये फिजिकल इक्वेशन ऑलरेडी करेक्ट थी, ये हमारे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये सब आपने ये सब आपने शायद 9th क्लास में ये सब इनके बारे में पढ़ लिया, ये हमारी ऑलरेडी फिजिकली करेक्ट है, तो ये डायमेंशनली भी हमारी करेक्ट आ रही है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिखता हूं, आपका एक डाउट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर डाला एग्जांपल नंबर 2, ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हाफ mv² इज इक्वल टू में हम लगा mgs। अब आपको पता है कि ये यूनिट्स है, ये क्या होती है, कभी भी आपस में फिजिकली करेक्ट नहीं होती हैं। क्या फिजिकली करेक्ट जरूर नहीं है। आपको क्या हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी और काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, पर ये हमारे डायमेंशनल इक्वल आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एम को क्या लगता है, मास। मास को किस में लिखते हैं, केजी, मतलब एम। ठीक है, डायमेंशन इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यहाँ पे होगा टी इनवर्स। और यहाँ देखो अब आपको ये छोटे छोटे डायमेंशन आना चाहिए। और मीटर का क्या होगा, मास को क्या लिखेंगे एम। ग्रेविटी क्या है, एक एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी का हमारा डायमेंशन m², यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन का ही तो काम करती है। ग्रेविटी किसके इक्वल रहती है, एक्सेलरेशन के इक्वल ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा l, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा t-2, ठीक है। और हमारा h क्या है, हाइट क्या हमारी एक लेंथ है। तो यहाँ पे लिखेंगे m l2 t-2। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा m L2 इसके साथ इंटू किया और t-2। तो देखो ये इक्वेशन करेक्ट आ रहे हैं। लेकिन हमें देखो ये यदि हमारा यहाँ पे देखो यहाँ पे हाफ एम बी इसको लिखा है, यदि मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया होता 1/10 लिख दिया होता तो अभी भी ये इक्वल ही दिखाता। क्या, क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि हम डायमेंशनली करेक्ट दिखाया तो वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन फिजिकली करेक्ट है तो उसका हमेशा वो डायमेंशनली भी करेक्ट आएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इसी की तरह लिखा है एस, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर डाल लेना आप 3, एस इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at²। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिखा है। तो हमारा देखो s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, u क्या होता है इनिशियल वैल्यू, t क्या होता है टाइम, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन और t क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम। तो ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस l, यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा l, और मीटर और u मीटर पर सेकंड, मीटर l माइनस टी, और इस इनटू में ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे t प्लस 1/2। एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड l t-2, और यहाँ पे अगेन टाइम का t² हो जाएगा। ठीक है, अब देखना आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें हमारा क्या होगा, देखो ये t, ये इनवर्स में ये ऊपर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे l और यहाँ पे देखो हाफ, ये हम यहाँ पे हाफ वगैरह डायमेंशन में कांस्टेंट टर्म हम नहीं लिखते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा l, और डायमेंशन l का अगेन क्या रहेगा l, और इसका क्या रहेगा l। तो देखो डायमेंशन ईच टर्म, अब ये इतना भी जरूरी नहीं, तो डायमेंशन ईच टर्म का कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है और हमको ये भी पता है ये हमारी फिजिकली करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं। यहां पे एग्जांपल डालो आप v² u² प्लस 2as। अब देखो ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब होगा ये हमारी फिजिकली भी करेक्ट निकल के आएगी। ठीक है, अब इसका क्या होगा मीटर पर सेकंड, इसकी देखो मीटर पर, अब डायरेक्ट आप बनाना सीखो, मीटर पर सेकंड मतलब l t-1 इस तरीके से लिख सकते हैं, सीधा माइनस का साइन लगा रहा है l t-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा l t-1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 2 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड, मीटर को क्या लगते हैं l, तो टाइम को लगते हैं -2, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी अगेन हमारी हो जाएगी लेंथ। तो यहाँ पे हमारे क्या 2l का स्क्वायर 2l माइनस 2t इज इक्वल टू में यहाँ पर 2l माइनस 2t प्लस 2l, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म नहीं लिखते, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं लिखते, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यहाँ पे भी अगेन क्या आ रहा है देखो l का इंटू यहाँ हो जाएगा और t-2 एज रिजल्ट। तो ये देखो ये फिजिकली करेक्ट है और ये हमारी डायमेंशनली भी करेक्ट आ रही, तो आप इसको नोट करो। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं क्या, जिससे जो हमारी डायमेंशनली करेक्ट भी ना हो और फिजिकली करेक्ट ना जाए। ठीक है, आप इसको नोट करो। तो देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपका एक और क्लियर हो जाए। हम लेते हैं वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन में टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू में ले लिया फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है जी। हमने क्वेश्चन ले लिया वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला सबसे पहले तो हमें वर्क का डायमेंशन निकालना चाहिए। वर्क का क्या होता है, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है ml t-2, आपको ये याद रखना है। और इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा l।
डिस्प्लेसमेंट हमारा एम एल टी माइनस टू, हमारा ओवरऑल क्या रहेगा एम एल टू टी टू टी माइनस टू। ठीक है, ये आएगा हमारा वर्क का फॉर्मूला। तो हम लिखें एम एल टू टी माइनस टू टी माइनस टू। उसी तरीके से टाइम टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एम एल टी माइनस टू इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड टाइम इनवर्स। तो देखो ये देखो अब इसमें क्या निकाला, अब देखो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या एम एल टू और यहाँ पे टी, ये भी ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एम, यहाँ पे 4 एम एल। अब यहाँ पे लेंथ की बात करें, यहाँ पे एल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और टाइम हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। टी की पावर यहाँ पे 3 आ रही है और टी की पावर यहाँ 4 आ रही है। क्या हमने कहीं एम एल टी माइनस टू एम एल टी टाइम ये L2 और बाकी का सही। तो मतलब इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन हमारी कैसी आ रही, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन हमारे डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो यदि हम यहाँ पे टाइम को बंद कर देते तो यहाँ पे हमारा कितना जाता, तो ये मतलब कैसी हो जाती, फिजिकली करेक्ट हो जाती। तो ये फिजिकली करेक्ट नहीं होती, ये होती है हमारी डायमेंशनली करेक्ट। फिजिकली करेक्ट में ये कभी भी नहीं हो सकती। अभी हमारा तो जैसा था क्वेश्चन वैसा ही लिखेंगे, तो ये अभी हमारी करेक्ट नहीं है, ये हमारी इनकरेक्ट क्वेश्चन है। कैसी, ये हमारी इनकरेक्ट पढ़ना है बस। अब आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बाकी का हमने बेसिक्स था तो आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। तो आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जेनिटी। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है, जो भी हमारी जितनी भी इक्वेशन होंगी, हमारी जितनी भी हमारे पास इक्वेशन होंगी ना, उनका वो क्या होगा डायमेंशन, हर एक टर्म का डायमेंशन आप उसमें सेम होना चाहिए, ये बताता हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये क्या बताता हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो ये हमारे लिए यहां पर डेफिनेशन लिख देंगे, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो ये हमारे लिए ये बताएगा, देखो मस्ट बी यहां पे लिख देता हूं, मस्ट बी सेम। ठीक है, आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, मस्ट बी सेम। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बता रहा है, जो हमारी डायमेंशन होगी दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड ऑन वो ईच टर्म, अरे एक टर्म आप उसमें कैसी रिलेट होंगी, इक्वल होना चाहिए। जैसे के लिए मैं एक एग्जांपल के लिखता हूं, x इज इक्वल टू में a प्लस में लिख दिया मैंने ए बी, और यहाँ पे लिख दिया प्लस में रूट के अंदर a प्लस में b इंटू सी लिख दिया। तो ये हमने एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन मान ली। तो ये जो इक्वेशन है डायमेंशन ऑफ x क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a के इक्वल भी होगा और इसी तरीके से ए बी के इक्वल भी होगा और रूट ए बी सी के इक्वल भी होगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन, जो हमारा डायमेंशन ऑफ x इक्वल में होगा हमारा डायमेंशन ऑफ a, जो हमारा डायमेंशन ऑफ x है ना, जो भी इसका डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ a के इक्वल में होगा। यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ a, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा डायमेंशन ऑफ x, ये सारे के सारे आपस में इक्वल ही होंगे, या फिर लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए बी, या फिर वो ए बी के इक्वल हो सकता है, या फिर कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बी, ए बी डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ ए बी, या फिर लिख सकते हैं हम डायमेंशन ऑफ रूट ए बी सी। तो ये सारे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, आपस में सारे इक्वल होंगे। यहाँ पर देखो हमारे लिए मान लीजिए ए का डायमेंशन पूछा जाए, एक देखो टर्म तो आपको बता दिए टर्म क्या होती है, ये हमारी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये भी एक पूरी टर्म है। टर्म जब तक हमारा प्लस या माइनस साइन, ये इस तरीके से प्लस या माइनस साइन नहीं आए तब तक वहां पे पूरी एक टर्म रही। यहाँ पे डिवाइडेड में मैं ए लगा देता तब भी ये क्या हो जाती, ए बी अपॉन में ए, ये भी कैसी होती है, हमारी पूरी की पूरी आपस में एक टर्म होती। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब देखो हमें मान लेते हैं हमें ए का डायमेंशन निकालना है, हमें पास बी का डायमेंशन हमें पता है, क्या बी की हमारे लिए पता है क्या यूनिट होगी, यूनिट से ही तो हम डायमेंशन निकालते हैं। बी की हमें पता है यहाँ पे वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है, जो भी होता, और हमें एक्स का डायमेंशन पता है, तो उससे रिलेटेड करके हम ए का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डायमेंशन आपस में इक्वल होंगे।
ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्स या फिर बोलते हैं डायमेंशन ऑफ, ऐसे ही हमारे लिए मान लेते हैं इसका डायमेंशन पता है, इसका फाइंड करना है, तो हम इसको और इसके आपस में इक्वल मान लें, क्योंकि हम सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपस में सारी की सारी ऐड हो रही है। एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता हमारा फोर्स लिखी होती 5 न्यूटन, यहाँ पे होती 6 न्यूटन, यहाँ पे होती 2 × 6 न्यूटन, इस तरीके से लिखी है। ऐसे यहाँ पे लिखी 3 रूट के अंदर लिखी 3 न्यूटन, और बी की जगह हम मान लेते हैं, हमारा बी की जगह हमने मान लेंगे 6 न्यूटन, और सी की मान लिया हमने 8 न्यूटन, और यहाँ पे ए की जगह हमारा होता 5 न्यूटन। तो ये इस तरीके से टर्म है। तो ये सेम यूनिट से आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे कि हम लिखते हैं फोर्स प्लस, और यहाँ पे लिख दिया हमने 5 सेकंड यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होंगी, ये आपस में ना ही ऐड हो सकती है और ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकती है, सेम यूनिट चाहिए। और यहाँ पे एक हेडिंग और डालो, यहाँ पे नोट्स बना लो, आप नोट बना लो, बी ऐड और सब्सट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी हम सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, हम ऐड और सब्सट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज रीजन डाल रहे हैं हम, बिकॉज जो भी होंगी इसकी यूनिट्स क्या होंगी, बिकॉज इट्स डायमेंशन सेम, या फिर डायमेंशन लिख दो अभी हम या फिर आप यूनिट्स लिख दो, क्योंकि इसकी यूनिट्स कैसी होंगी, सेम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आई थी A/B में लिखी थी C/D। तो इन दोनों की देखो बच्चों, ये वाली क्वांटिटी है, ये जो आपके नीचे ये वाली दिखी गई है, इसका अलग डायमेंशन होगा। तो मतलब कि जो हमारा सी का डायमेंशन होगा वो ही हमारा बी का डायमेंशन होगा। या फिर मान लेते हैं हमारा यहाँ पे डी मान ली, तो यहाँ पे सी का डायमेंशन है, वही हमारा डी का एग्जाम्पल। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप एक एग्जाम्पल नोट करते हैं, उससे आपको ईजिली समझ में आएगा। तो ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट करो। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। तो देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से ही समझना शुरू करते हैं, जिससे आपके बेसिक्स भी क्लियर होते चलेंगे। तो अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 डालो, एग्जाम्पल 1। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए v = में a + bt, ये हमारे में, और हमारा जो यहाँ पे v है, v हमारा वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमारा टाइम है वो यहाँ पे t हैगा, जो हमारा किसको डिनोट कर रहा है, टाइम। हमें a एंड b के डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखो अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है, हम ये कैसे होंगे, सारे डायमेंशंस आपस में इक्वल होंगे। क्या, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v, डायमेंशन ऑफ v, देखो डायमेंशन ऑफ a = में डायमेंशन ऑफ bt, ये सारे के सारे डायमेंशंस आपस में इक्वल होंगे। तो ये हम कैसे बता रहे हैं, ये डायमेंशन हमारे आपस में इक्वल होंगे, तो हम इनमें से मान लेते हैं ये दोनों डायमेंशन ले, पहले a को फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ v = में डायमेंशन ऑफ a, या फिर आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ a = में डायमेंशन ऑफ b। तो हमारा वेलोसिटी को क्या लगती है, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LT-1, थोड़ा बड़ी राइटिंग में LT-1 = में a। तो हमारे लिए a का तो डायमेंशन मिल गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं b की डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। तो इसका डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ v इक्वल में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ bt। देखो आप v और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते थे आप डायमेंशन ऑफ a इक्वल में होगा डायमेंशन ऑफ bt। आप इन दोनों तरीके से, चाहे आप यहाँ पे a लिख लो या फिर यहाँ v लिख लो या फिर आप a लिख दो, आपका सेम आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो हमने v को जस्ट अभी फाइंड किया, डायमेंशन ऑफ v, ये हमारा v का वेलोसिटी क्या है, LT-1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LT-1। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ bt, तो b तो हमें फाइंड करना, t हमारा किसको डिनोट कर रहा है, टाइम, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम। ठीक है, अब ये t नीचे डिवाइडेड में जाएगा, यहाँ से t को हटाएंगे तो यहाँ पे ये डिवाइडेड में जाएगा, और डिवाइड में आने के बाद ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे LT-2 = b। तो हमारे a और b के डायमेंशन निकल आए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो बस हमको ऐसे डायमेंशन फाइंड करना। देखो अभी थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, एक और देता हूँ जिससे और क्लियर हुआ, तो आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो आप डालो एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा हमारा, f = हमने एक और एग्जाम्पल लिखी है bt
या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 80, हमने लिखा 80 प्लस वीटी का स्क्वायर। जो हमारा एफ है, एफ क्या है यहाँ पे फोर्स है, और जो हमारा टाइम है हमारा यहाँ पे टी। ठीक है, टाइम टी क्या है हमारा टाइम है, और ए वी के और बी के हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखना आप फाइंड द डायमेंशन, ठीक है, हमें यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है, ए और बी के डायमेंशन फाइंड करने हैं, ए एंड बी। तो देखो एफ का अब देखो ये सारे टर्म्स कैसे हैं आपस में इक्वल हैं, इसका डायमेंशन आपका आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एफ, जो हमारा एफ का डायमेंशन है वो किसके इक्वल में होगा, डायमेंशन ऑफ 80। हम ये लिख सकते हैं जो डायमेंशन है एफ का वो किसके इक्वल में होने वाला है, ए के। तो हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लो, फोर्स का डायमेंशन होगा हमारा MLT-2। ये आपको पता होना चाहिए क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा हमारा MLT-2। ठीक है, ये तो हमारा फोर्स, और डायमेंशन ऑफ ए का फाइंड करना है, और टी टाइम का क्या होता है हमारा टी होता है। अब ये टाइम नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से हमारा टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा MLT-3 इज इक्वल टू में ए। तो हमें ए का डायमेंशन निकाला। अब बी का डायमेंशन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आप इस तरीके से डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ वीटी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ 80 इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ वीटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ 80 इक्वल टू में लिख देंगे डायमेंशन ऑफ 80, यहाँ पे 80 होगा, डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू में हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बीटी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 80 इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ बीटी। तो हमारे देखो यहाँ पे 2 टी आ रहा है, यहाँ पे 1 टी आ रहा है, तो 1 टी तो हमारा यहीं से कैंसिल हो जाता। तो डायमेंशन ऑफ ए, अभी हमने डायमेंशन ऑफ ए, ये हमारा डायमेंशन ऑफ ए है, यहाँ लगे MLT-3 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा बी क्या है बी, और टी, बी का तो हमें फाइंड करना है, टी का क्या होगा टाइम का टी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा MLT-4, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा बी का। या फिर आप ऐसे लग सकते फोर्स, मान लो आपको ये तो ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे लगा होता फोर्स या एग्जाम डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू आपसे फाइंड क्या हो जाता है डायमेंशन ऑफ बीटी। तो फोर्स का क्या होता है MLT-2। देखो मैं आपको बेसिक्स आपको समझाना है, इसलिए 2-3 बार अलग अलग टाइप से करवा रहा हूँ। ठीक है, MLT-2 और बी को हमने ऐसे लिखा, टाइम को लिखा T2, यहाँ पे टी पॉजिटिव का होगा, T2। अब ये टी यहाँ पे नीचे डिवाइडर में आ जाता, तो यहाँ पे क्या जाएगा टी, अब ये ऊपर में चला जाए तो क्या बचा है MLT-2। तो देखो यही से हमारा MLT-4 आएगा, सॉरी MLT-4, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव दोनों हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा MLT-4, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये किस में आ जाएगा बी का डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो। ठीक है, अब हम डायमेंशन ही फाइंड करेंगे। अब तो आप यहाँ पर डालो एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 में आप डाल लो v इज इक्वल टू में आप डालो 80 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मानते हैं b, और यहाँ पर t प्लस में c। हमें डायमेंशन फाइंड करना है, a का फाइंड करना है, कॉमा b का फाइंड करना है, और c का, इनका हमारे लिए डायमेंशन फाइंड करना है। जो हमारा v है वो क्या है हमारा वेलोसिटी है, और t है वो हमारा क्या है यहाँ पे वो है टाइम है। ठीक है, अब हमें इसका डायमेंशंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे ये वाला टाइम आपको देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करना है। देखो हमको पता है ऐड या सब्सट्रैक्ट हम क्या कर सकते हैं, सेम क्वांटिटीज़ का कर सकते हैं। हमने आपको पहले बताया था, जिसकी हमारे पास फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, और हमारे पास टाइम कितना आएगा यहाँ पे आएगा 5 सेकंड। तो हम ये फोर्स हमारी 5 न्यूटन थी, तो इन दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे ऐसी इक्वेशन दो तो होने वाली नहीं है कि यहाँ पे जो दो इक्वेशन नंबर्स आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे कोई सेम नंबर्स होंगे। कैसे होंगे, सेम नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ सी, जो हमारा डायमेंशन ऑफ सी किसके इक्वल में होगा, डायमेंशन ऑफ टी। हमने क्या बताया था, ऐड और क्वांटिटी जो सब आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं, तो ये आपस में कैसी हो रही, ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं। तो जो चीज़ ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके डायमेंशंस भी आपस में इक्वल होंगे। हमने आपको एक नीचे एक हेडिंग में पॉइंट लिखवाया था, तो उसमें इसके तरीके से ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, इनकी यूनिट सेम है तो आपस में ये इक्वल है। तो जो हमारा सी का डायमेंशन होगा वो टी का डायमेंशन होगा। तो हमारा टी क्या है, टाइम, तो सी टी क्या है, टाइम, तो सी का तो डायमेंशन हमारे पास निकल आया है।
ठीक है। उसी तरीके से ये अब देखो ये पूरा इसके इक्वल में होगा, ये पूरा इसके इक्वल में होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ 80। देखो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये आपस में सारे टर्म्स आपस में एक दूसरे के इक्वल ही होंगी, ये आपस में एक दूसरे के टर्म इक्वल होंगी। ये यहाँ पे आपको मैं समझ सकता हूँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर देखो एक बार और बताता हूँ कि जो हमारी टर्म्स हैंगी ना वो सेम ही आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं क्या? आप पहले तो ये बताओ, सेम क्वांटिटीज हमारी होंगी, जो भी हमारी सेम फिजिकल क्वांटिटी से आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे देखो ये जो नंबर दिए हैं यहाँ पे कोई ना कोई सी हमारी क्वांटिटीज होगी, कोई ना कोई सी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो वो ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। यहाँ पे कोई सा नंबर बना रही होगी 5 + 10 मान लेते हैं, यहाँ पे 7 बन रहा हुआ, तो ये तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट का साइन लगा क्योंकि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे उनकी डायमेंशन सेम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यानी कह सकते हैं इनकी यूनिट सेम है। यूनिट सेम है तो क्या होगा, इनका डायमेंशंस भी सेम होंगे, क्योंकि तभी तो ऐड और सब्सट्रैक्ट हो पा रही है सेम क्वांटिटी। तो हम क्या वेलोसिटी को क्या लिखें, L t-1 इज इक्वल टू में A, टी का क्या हो जाएगा टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा कैपिटल T, तो और इसको ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा L-2। देखो L2, देखो ये टाइम यहाँ पर डिवाइड में आ गया, यहाँ से खींच के यहाँ से नीचे डिवाइड में ले आए, ठीक है, टाइम को डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या L-t-2 इज इक्वल टू में A। ये हमारा A का, अब ये लास्ट ये वाला डायमेंशन बचा है, ठीक है। अब देखो इस वाली V इज इक्वल टू में हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V, आप 80 भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ B अपॉन में T + C। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाली है, इसका डायमेंशन क्या होता है MLT-1, ठीक है, ये तो V का। अब देखो B हमें फाइंड, B का हमने भी फाइंड किया था, नहीं B का हमारे लिए फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो आपको लगेगा यहाँ पे T का क्या होगा हमारा टाइम, C का भी क्या होगा टाइम, तो इसका मतलब हमारे पास 2T हो जाएंगी। नहीं देखो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम T अकेला लिखेंगे, क्योंकि उनकी यूनिट्स की बात करें, यहाँ पे लिखा होगा मान लेते हैं 5 सेकंड्स लिखा होगा, प्लस में हमारे लिए 7 सेकंड्स लिखा है, इस तरीके से हमारे पास लिखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट से मतलब रहता है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू उससे नहीं है, कोफिशिएंट से नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इनकी यूनिट्स, यहाँ पे तो सेकंड ही मिलने वाली है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का प्लस मिलेगा, सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। तो इनकी यहाँ इसका डायमेंशन क्या होगा, अकेला T अकेला ही होगा, क्योंकि सेकंड टाइम का क्या होता है सेकंड, यहाँ पे इसका टाइम यहाँ पे भी T है, और इसकी भी हमारी ऐसा यूनिट क्या आ रही T, तो 2T नहीं लिखेंगे, सिर्फ T लिखेंगे, यूनिट्स की बात करेंगे, उनके डायमेंशंस लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा L, और ये ऊपर चला जाएगा, अब की बार ये नीचे से ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू में B, तो ये T से T कैंसिल, तो B का डायमेंशन हमारा क्या आ जाएगा L, ठीक है। ये आया समझ में। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, तो आप इसको नोट करो। तो अब डालो आप एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में हमने एग्जाम्पल ले लिया, प्रेशर इज इक्वल टू में हमने ले लिया यहाँ पे A अपॉन में A माइनस T का स्क्वायर प्लस, और डिवाइड कर दिया हमने B माइनस X, और जो हमारा P है, P यहाँ पे होगा हमारा प्रेशर, ठीक है, और जो हमारा टाइम T क्या होगा हमारा टाइम, और जो हमारा X क्या हो सकता है होगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है, X हमारा डिस्टेंस है। अब हमें डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है A एंड B, A और B के हमारे लिए डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। ये भी हमारा बहुत इजी है, A एंड B का डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखो इसको किस तरीके से, देखो यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा डायमेंशन ऑफ A, क्या डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू में हमारा किसके इक्वल में होने वाला, डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर के इक्वल में होगा, क्योंकि ऐड और सब्सट्रैक्ट हमारी सेम यूनिट्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे हमारी सेम यूनिट्स होंगी, तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू में T, टाइम का क्या है T स्क्वायर, टाइम का क्या है T, और स्क्वायर तो हमने यहाँ पे ये हमारा निकाला है पहला। अब हमारे लिए डायमेंशन निकालना है B, डायमेंशन ऑफ B इक्वल होगा हमारा डायमेंशन ऑफ X के, ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही तो उनकी क्वांटिटीज आपस में सेम होगी, तो हम इस तरीके से इक्वल का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू में L, तो हमारा डायमेंशन ऑफ B निकला है इस तरीके से। अब मान लीजिए आपसे पूछा डायमेंशन फाइंड करो A अपॉन B का, तो आपके करते A का डायमेंशन हमारा क्या आया है T स्क्वायर आया है, और हमारा ये क्या आएगा L। एक मिनट, आप इनको पूरा लिखना है, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ A क्या हुआ, इस तरीके से ब्रैकेट बनाना है, M0 L0 T माइनस T प्लस 2, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है, M0 L1
T0। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसी तरीके से हमारा A अपॉन बी का डायमेंशन क्या आते हैं, M0 L L1 L -1, ऊपर आएगा तो कैसा आएगा -1, और यहाँ पे आएगा T-2। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद करना है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल की लेवल बढ़ाते हैं, आप उसको नोट करो। तो अब आप डालो नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट डाला P -A अपॉन में V। ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया V - B इज इक्वल टू में RT। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। जो हमारा P है, P क्या है, हमारा प्रेशर है। ठीक है, और जो हमारा V होगा वो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, जो हमारा कोई होगा R क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, और T हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, और ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। हमें फाइंड करना है A एंड B का डायमेंशन फाइंड करना है। A एंड B का डायमेंशन फाइंड करना है। ये हमारे पास गिवन है, प्रेशर गिवन है, V वॉल्यूम है, ये हमारे लिए बता दिया गया है। हमको डायमेंशन फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको A का अकेला डायमेंशन पूछा गया है। ठीक है, A और B चलो दोनों फाइंड कर लेते हैं, A एंड B का डायमेंशन। ठीक है, A एंड B का डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखो, ये देखो ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही है, ये क्वांटिटी आपस में कैसी हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है। तो मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ P किसके इक्वल में होगा, थोड़ी यहाँ पर लिखें, डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू में किसके इक्वल में होगा, डायमेंशन ऑफ A अपॉन में V का स्क्वायर। ये आपस में दोनों डायमेंशन कैसे होने वाले, इक्वल हो गए। अब ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको प्रेशर का तो डायमेंशन, प्रेशर इज इक्वल टू में क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। एरिया को क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर। तो हमारा प्रेशर का क्या मिल जाएगा, ML2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ML-1, और T ये निकल आएगा क्योंकि T ऊपर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर का क्या हो जाएगा, ML और T-2। ठीक है, ये हमारा, और A की वैल्यू हमारे लिए फाइंड करना है। लेकिन वॉल्यूम को किस में लिखते हैं, मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा किस में होता है, मीटर क्यूब, मतलब L क्यूब, और यहाँ पे 2 की पावर है। ये पावर का याद रखना है, यहाँ पर 2 पावर है तो इस पावर का अलग लिखना पड़ेगा, V स्क्वायर। ठीक है, अब क्या सिंपल है, अब हम यहाँ पे करेंगे M L और T और इनटू में, अब देखो इसका L का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L6 इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ML5 और T-2, ये निकाला हमारा A का डायमेंशन। उसी तरीके से मान लीजिए डायमेंशन ऑफ V, यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ A BB के इक्वल में। ये दोनों डायमेंशन आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, मतलब L3, तो इसका क्या हो जाएगा B। तो यहाँ पे लिख सकते हैं M0 L3 T0। ठीक है, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे तो बन ही गया है। ये होता है हमारा। अब थोड़ी सी और लेवल बढ़ाते हैं, तो आप इसको नोट करो। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो देखो बच्चों, आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रेशर इज इक्वल टू में P हो जाएगा हमारा प्रेशर, और A माइनस T का स्क्वायर इज इक्वल टू में हमने डाल दिया BX। ये हमने एक और एग्जांपल ले लिया। जो यहाँ T होगा हमारा, यहाँ पे क्या होने वाला, टाइम, और ये P होगा हमारा यहाँ पे प्रेशर। ठीक है, हमें A एंड, ये सब आपको गिवन होगा, A एंड B की वैल्यू फाइंड करना, मतलब A एंड B का डायमेंशन, A और B का डायमेंशन फाइंड करना। ये डायमेंशन A एंड B का मतलब लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है। तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकती हो A और B का डायमेंशन। ठीक है, आप पहला तो यहाँ से तो पता चल जाएगा, डायमेंशन ऑफ A इक्वल किसके होने वाला है, डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर के। ये तो आप सिंपल बता दोगे, तो डायमेंशन ऑफ T का क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। उसी तरीके से अब हम देखो डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर P क्या है यहाँ पे, प्रेशर इज इक्वल टू में लिखेंगे डायमेंशन ऑफ AT अपॉन AT का स्क्वायर अपॉन BX। ये आपस में इक्वल, हमने क्या बताया था, जो भी हमारी क्वांटिटी से आपस में क्या होगी, इनकी टर्म आपस में इक्वल होगी। तो ये टर्म पूरी इस टर्म के आपस में इक्वल होगी, ये टर्म पूरी, ये पूरी एक टर्म ही तो है, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, ये आपस में इसलिए इक्वल हो गए थे क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज थी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट, उनका डायमेंशन सेम होता है। तो इन दोनों का डायमेंशन सेम था, ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती है सेम क्वांटिटी, इसीलिए हमने इन दोनों को ऐसा लिख दिया था। अब देखो ये प्रेशर, ठीक है, ये तो लिख दिया। अब क्या, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब यहाँ पे लिखा है MLT-2, ML-1 T-2, ये तो हमारा प्रेशर का हो गया। अब देखो A और T,
ए और टी आपस में सेम क्वांटिटी से, सेम क्वांटिटी से तो मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को टी माइनस टी और प्लस टी आपस में क्या जीरो हो जाएंगे, नहीं, हमें लिए ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कोई सा नंबर होगा, मतलब यहाँ पे होगा 5 सेकेंड, यहाँ पे टी स्क्वायर मान लेते हैं तो यहाँ पे होगा हमारा 5 सेकेंड्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10 सेकेंड्स, क्या हो जाएगा 10 सेकंड्स मतलब 25 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 25 सेकंड दिया है तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पर 20 सेकंड्स आएगा। तो लेकिन हमारे लिए कॉन्स्टेंट टर्म से मतलब नहीं, ये नंबर दिख रहे हो, ये नंबर से मतलब है, तो हमारे लिए तो क्या होगा ओवरऑल टाइम सेकंड्स दी तो होगा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे टी का स्क्वायर अकेला, क्योंकि हमारा टाइम किस में दिया है, स्क्वायर में दिया है, क्योंकि टी इसका भी टी स्क्वायर, इसका भी टी स्क्वायर, तो ओवरऑल हमारा 2t स्क्वायर होगा मान लिया। लेकिन हमें यूनिट से कोई मतलब जो हमारे कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ कौन सी चाहिए, यूनिट्स, उनके डायमेंशन चाहिए, तो हमने यहाँ पे वो डायमेंशंस लिख दिया। अब बी हमने बी एक्स हमने यहाँ पे कोई लेट नहीं कर पा, लेट्स हमारा यहाँ पे होता डिस्टेंस, लेट कर लेना, ठीक है, मैं भूल गया था, एक्स क्या होगा हमारा डिस्टेंस होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस टी, लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस एल, ठीक है। अब क्या करना है, बस अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बी को साइड ले आए, बी की वैल्यू फाइंड करना है, बी एल इज इक्वल टू में टी अपॉन में एम एल टी माइनस 1, ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये एल भी नीचे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में एल, क्या बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हाँ, इनटू में ये एल हटा के नीचे आ गया हमारा एल, तो ये एल और ये एल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा टी अपॉन में क्या बचेगा एम और टी माइनस 2, बस यही बचेगा हमारा, टी पॉजिटिव टी का बचेगा, यहाँ पे माइनस टी 2 होगा, यहाँ पे सॉरी माइनस टी होगा, ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस टी, तो ओवरऑल हमारी क्या बन जाएगा एम एल की पावर 4 और एम एल यहाँ पे लिखना है m1 l0 t की पावर -4, ये हमारे लिए बी का डायमेंशन निकला गया, ठीक है, यही फाइंड करना था बी का डायमेंशन। अब ये पूछ लिया जाता आपसे डायमेंशन ए अपॉन में बी, और साथ में पूछा एंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में बी, तो बस ए अपॉन में बी में आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड में डाल देना, डिवाइड में डाल ही देते हैं, कैसा हो जाएगा m1 l0 t4 माइनस का 4 और यहाँ पे क्या पॉजिटिव टी, तो ओवरऑल क्या m l0 t की पावर -6, क्योंकि ये टी भी ऊपर आ जाएगा, ए अब मैंने बी अपॉन ए लिख दिया, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालो बी अपॉन ए पूछा, मान लेते हैं बी अपॉन में ए, ठीक है, फाइंड बी अपॉन में ए, तो हमने ये बी अपॉन में ए फाइंड कर दिया, बी अपॉन में ए, ये चीज़ें आपको याद रखना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे गलती लिख कर दी थी ना, तो आपको यही रखना है, ये यूनिट्स को उनकी जगह पे रखना है, ठीक है, यही हमको फाइंड करना था। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में, तो आप इसको नोट करो। तो अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 डालो, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, तो यहाँ पे लिखिए फोर्स इज इक्वल टू में हमने ले लिया अल्फ़ा अपॉन में ले लिया हमने बीटा प्लस रूट डी, और जो हमारा एफ होगा हमारा यहाँ पे होने वाला फोर्स, ठीक है, और जो हमारा डी, अब क्यों डी यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है हमारा, यहाँ पर डेंसिटी, और हमसे फाइंड अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड, यहाँ पर रेडिंग डाली थी, फाइंड द डायमेंशंस, ठीक है, हमें इसमें डायमेंशन फाइंड करना है। अब क्या हो जाएगा, ये अल्फा का किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमें बीटा की भी और डेंसिटी भी पता होना चाहिए, फोर्स हमको पता है, तो हमें क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ये तो पता है आपस में दोनों कैसी हैं हमारी इक्वल है। सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू में क्या होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास को हम किस में लिखते हैं m मतलब kg मतलब m, और वॉल्यूम क्या होएगा लीटर, तो यहाँ ये जाएगा और यहाँ पे लिख सकते हैं -3 L -3, तो ये तो हमारा किसके निकल आया, डेंसिटी का निकल आया, ठीक है। अब बस यही हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू में रूट, यहाँ पे देखो रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या जाएगा m L -3, तो यहाँ पे रूट हटाएंगे तो क्या जाएगा 1/2 जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं m हाफ और L क्या हो जाएगा -3/2,
तो ये इस तरीके से हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, ये तो हमने पहला निकाल लिया। अब हम बात करते हैं दूसरी वैल्यू की फाइंड करने। ये तो हमारा डेंसिटी। अब देखो दूसरी हमारे लिए क्या फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा के डायमेंशन ऑफ एफ, जो हमारी दूसरी वाली डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू में क्या होने वाला, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन में बीटा प्लस रूट डी। ये आपस में पूरी क्वांटिटी हमारी क्या होती है, इक्वल है। ये टर्म इस टर्म के पूरे के इक्वल है। ये पूरी एक टर्म थी और ये इन दोनों के डायमेंशन सेम थे, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल में लिख लिया था। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, MLT माइनस 2, याद रखना है MLT माइनस 2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे लिए फाइंड करना है। देखो बीटा और ये दोनों आपस में सेम यूनिट्स थी, तो इसकी भी सेम यूनिट्स हमारी यही होगी ना, यही होगी m। ये देखो ये सेम यूनिट्स होंगी इनकी। तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कोई MLT एक ब्रैकेट में जाएगा और m हाफ होगा, ये पावर है। ठीक है, यहाँ पे हाफ है इसकी पावर, हाफ L 3/2 इज इक्वल टू में अल्फ़ा। अब यहाँ से हमारे लिए अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, 3/2, क्योंकि हमने देखो ये देखो इस तरीके से हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगी, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 अपॉन में 2, तो हमारे लिए कितनी हो गई ओवरऑल 3/2। हमने यहाँ पे लिख दी 3/2। L, अब L की बात करें, यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितनी है, यहाँ पे L है हमारे L की पावर 1, तो हमने देखो हमने कहा था A की पावर, जब हमारे पास A यहाँ पर देखो इस तरीके से A प्लस में N की पावर B, तो हमारी दोनों पावर्स कैसी हो जाती हैं, आपस में प्लस हो जाएंगी प्लस। और यदि हमारे पास A n की पावर 2, n की पावर a है और इसकी पावर भी b है, तो हम दोनों में क्या कर देते हैं, a इंटू में b कर देते हैं। ये तो आपने शायद छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे नंबर सेम है तो हम ऊपर की पावर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। और उसी तरीके से हम l की बात करें, l यहाँ पे l की पावर कितनी है हमारी 1 और यहाँ पे l की पावर कितनी है -3/2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या 2 - 3 अपॉन में 2 -1/2, एल की पावर आ जाएगी -1/2। और यहाँ पे और क्या बचेगा, t-2 इज इक्वल टू में अल्फ़ा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा तो बेसिक सा तो अच्छा समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा और लेवल उठाते हैं, जिससे आपके ये तो फिर आपको बहुत ही ईजी लगने पड़ेंगे। यदि हम जितना लेवल उठाते जाते हैं ना, तो जितने ईजी क्वेश्चन रहते हैं तो वो और ईजी लगने लगते हैं। ठीक है, आप पहले टाइम कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहा है, आप 1-2 बार वीडियो देखो जिससे आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं ये रफ करता हूँ। अब आप डालो एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो बच्चों, अब आप डालो एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर में डालो p इज इक्वल टू में P0 a की पावर माइनस अल्फ़ा इंटू t²। ठीक है, हमसे ये पूछा है, हमारे लिए p गिवन नहीं है, p क्या है पता नहीं, ना ही हमारे पास P0 का पता हैगा, P0 भी नहीं पता हो और p भी नहीं पता। ठीक है, हमारे पास गिवन है सिर्फ और सिर्फ टाइम गिवन है, t किसको बता रहा है, हमारे पास टाइम है। ठीक है, अब आप ऐसे करो, किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में, ये हमारा टर्म कैसे रहता है, डायमेंशनलेस रहता है। हमको पता है जो भी हमारी इसकी पावर है, e की पावर हमारे पास मान लेते हैं कोई भी पावर है, e की पावर हमारी 10 हो सकती है, 9 हो सकती है। पावर हमेशा कैसी में रहती है, 8। इस तरीके से देखो पावर हाफ हो सकती है, ये पावर 10 हो सकती है। क्या आपने कभी सुना पावर की पावर 3 न्यूटन है, या 10 की पावर 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है? ऐसा तो हो नहीं सकता पावर। तो ये कैसी है, एक हमारी, ये बताओ कभी भी पावर हमारी कैसी होती है, डायमेंशनलेस है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर होती है, डायमेंशन नहीं होती, यानी कि यूनिट्स नहीं होती। यदि तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी यूनिटलेस है। जो आपको ये जो पावर्स दिखा रही हैं, ये डायमेंशन ऑफ, अब हम डायमेंशन ऑफ एक्स टी अल्फा t² की बात करें तो इसके पास कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये m0 होगा, इसका l0 होगा, t0 होगा, इसके डायमेंशन 0 होंगे, होगा कि नहीं होगा, m भी 0 होगा, l भी 0 होगा, t0 होगा, इनके डायमेंशन नहीं है क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर्स रहते हैं। तो इसका अब देखो अल्फा का डायमेंशन टाइम का क्या होता है, टाइम का हमारा t² इज इक्वल टू में m0 l0 t0। और हमारे लिए अल्फा की वैल्यू फाइंड, अल्फा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, m0 l0 t-2। बस इतना सा ईजी था। बस अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्या कि ये कैसा हमारा डायमेंशनलेस है, ये कैसी क्वांटिटी हमारी डायमेंशनलेस। देखो बच्चों, जब भी आप हेडिंग कर रहे हो या आपको कभी नया टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो आप उस क्वेश्चन पर टिक लगा दिया करो,
ताकि आपको अगली बार देखना हो तो आपको क्लियर हो जाए। यदि आपने एक दो बार रिवीजन कर लिया फिर उसके बाद सिर्फ आप क्वेश्चन के मेन हेडिंग पर टिक लगा दे करो, ऐसे जब आपकी बार नेक्स्ट टाइम आप देखते जाओ तो आपको याद रहा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी। तो बस आपको वहाँ पे इस तरीके से टिक लगा देना है कि हाँ नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ आप उसको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें को थोड़ा सा सोचना है या थोड़ा दिमाग रखना है, ठीक है, लगाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। आप इसको नोट करो। तो बच्चों अब आप डालो एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर आप 7 में लिखो फोर्स इज इक्वल टू में आप लिखो सी ई की पावर के टी के आर, यहाँ पे लिखेंगे हम के आर अपॉन में लिख दिया हमने आर का स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा एफ है, एफ क्या होगा यहाँ पे हमारा होगा फोर्स। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे जो आर होगा वो होगा हमारा रेडियस। ठीक है, और जो हमारा सी, और हमें फाइंड करना है सी और के डायमेंशन। सी और के डायमेंशन हमको फाइंड करने हैं। तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे लिए किसका डायमेंशन फाइंड करेंगे ये थोड़ा सा सोचो। सबसे पहले तो हम ये ई का डायमेंशन फाइंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डायमेंशन हमको पता है, जो पावर रहती है वो कांस्टेंट। तो मतलब डायमेंशन ऑफ के आर की बात करें, इसका डायमेंशन हमारा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? इसका डायमेंशन कैसे होंगे? कांस्टेंट होगा। तो मतलब m0 L0 T0, m0 होगा LT0, डायमेंशन लेस होगा। ये कैसी है? हमारी डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। ये इसका डायमेंशन नहीं है और ना ही इस पूरी यूनिट का डायमेंशन है, ना ही इसका भी डायमेंशन नहीं है। ये भी हमारी डायमेंशन लेस है। ये दोनों ही हमारी डायमेंशन लेस है। ये भी डायमेंशन लेस, ई भी हमारी डायमेंशन। तो ई आर हमारा डायमेंशन लेस है। तो हमारा के आर का हमारा क्या हुआ? आर डिस्टेंस, रेडियस मतलब लेंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे एल और उस साइड जाएगा तो हमारा कैसा हुआ जाएगा? m0 L-1 T0। ठीक है, तो ये हमारा पहले निकाला। अब सी की बात करें, और सी को हम किस तरीके से लगाते हैं? डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू में रख देंगे, ये हमारी जितनी भी पूरी टर्म दी गई है पूरी टर्म को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी ई आर सी ई, ये इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, पूरी टर्म लिख देंगे। फोर्स का क्या होता है? हमने अभी बताया था M-L-T-2। ये तो आपको याद ही रखना है फोर्स का, तो एक बार का। ठीक है, और सी की वैल्यू फाइंड करना है। और ये हमारा जो ई है वो कैसा है? एक डायमेंशन लेस है। m0 L0 T0 होगा तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। और आर हमारा क्या है? रेडियस। रेडियस को किस में लिखते हैं? एल स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा ऊपर जाएगा तो M-L3 T-2, ये सी की वैल्यू आ गई। बस इतना ईजी है। अब आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है तभी आपको ऐसे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट करो, मैं रफ करता हूं। आप डालो एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में हम थोड़ा नया तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, वेब से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डालो y इज इक्वल टू में आप डालो a साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस का साइन लगा लो, कुछ भी लगा दो, माइनस के एक्स। ये हमने एक नया क्वेश्चन ले लिया जिसमें हमें डायमेंशन फाइंड करना है ए कॉमा ओमेगा एंड के, इनके हमें डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, और जो हमारा बाय है, बाय दिया हमारे लिए यहाँ पे दिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसमें और क्या रह गया है? टी हमारा यहाँ पे दिया टाइम, और एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम यूनिट्स होने वाली हैं। ठीक है, अब हमें ओमेगा किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? वैल्यू को सोचो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें तो कुछ अलग दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो क्या हो सकता है? तो ये देखो यहाँ पे कोई ना कोई हमारा एंगल होगा, मान लेते हैं 90 एंगल होगा। यहाँ पे हमारा कोई ना कोई सा एंगल होगा, 60 डिग्री एंगल होगा। तो ये माइनस होकर साइन की वैल्यू हमारी ओवरऑल 30 डिग्री मिलेंगे। और हमको पता है ये जो एंगल्स हैं ये कैसे होते हैं? एंगल्स हैं ये कैसे होती हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। ये हमारे जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? डायमेंशन लेस। इसका मतलब होगा ये WT डायमेंशन होगा, जो WT का ओमेगा टी का वो कैसा हुआ? M0 L0 T0।
इनके डायमेंशंस लेस है, इनके डायमेंशन नहीं है, इसका एंगल्स के डायमेंशन नहीं होते, ठीक है, ये आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इनके डायमेंशन नहीं होंगे, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा और टाइम का क्या होगा टी इज इक्वल टू में एम। अब ये टी को साइड पर जाएगा तो हमारा एम जीरो एल जीरो टी नीचे देखो इधर जाता तो यहाँ डिवाइड में होता, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये ओमेगा। उसी तरीके से डायमेंशन ऑफ के टी इज इक्वल टू में एम जीरो एल जीरो टी जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक एंगल है, ये देखो 60 डिग्री एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो के का भी हमारा क्या आएगा सेम, के टी नहीं के एक्स है, एक्स भी क्या हमारा डिस्टेंस, तो हमारा एम जीरो एल जीरो टी -1। अब आती है अब ये पूरी बाय की वैल्यू, अब खाली ए की वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों ये भी एंगल लेस, अब मुझे बताया था जो हमारा साइन होता है ये भी कैसा रहता है अपने आप में डायमेंशन लेस, ये पूरा का पूरा कैसा डायमेंशन लेस। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू में क्या होगा डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए साइन ओमेगा, क्योंकि ये पूरी एक ही क्वेश्चन है, एक ही टर्म है, ये पूरी एक ही टर्म है, अलग नहीं है, ये इंटू हो रहा है भले वो इसी के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ डायमेंशन ऑफ बाय, क्या है डायमेंशन, बाय का डायमेंशन हमारा क्या है एल, क्योंकि ये भी क्या है एक हमारी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो L1 है, ठीक है। और यहाँ पे डायमेंशन ये पूरी कैसी यूनिट लेस, तो ये कैसी डायमेंशन लेस है, तो मतलब A, तो हमारा M0 L1 T0 ये हमारा डायमेंशन निकल आएगा, A का डायमेंशन निकल आएगा, L1 लेंथ है मतलब कि ये हमारी A, ठीक है। समझ में आया, बस हमको इसमें इतना ही करना था, टाइम T था इसमें WT, यहाँ पे सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारा टाइम नहीं होगा, यहाँ पे हमारी x लेंथ है, लेंथ, तो यहाँ पे हमारे L होगा, ठीक है, और यहाँ टाइम 0 होगा, ये इसको आप करेक्ट कर लेना। ये हमारा यहाँ पे होगा हमारा -L, क्या होगा यहाँ पे ये -L होगा, क्योंकि ये डिवाइड होके आएगा तो यहाँ पे ये -L होगा, यहाँ पे के T0 नहीं होगा, यहाँ पे T0 नहीं होगा, यहाँ पे -L होगा, क्या होगा यहाँ पे -L होगा, ठीक है, क्योंकि जब x की वैल्यू यहाँ पे था L तो यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड आएगा तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -L हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की, आप इसको नोट करो। बच्चों अब आप एग्जाम्पल नंबर 9 डालो, एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखो, एग्जाम्पल नंबर 9 भी हम इसी के ऊपर लेंगे, ए यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में w, यहाँ पे लिखेंगे हम x अपॉन में v माइनस k, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिए, तो हमें ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, और डायमेंशन के का डायमेंशन फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों आपस में माइनस में, तो हम सीधे लिख देंगे डायमेंशन ऑफ इक्वल टू में किसका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ के, इसका डायमेंशन आपस में, ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल, ये हमारा था डिस्टेंस, आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा एक्स का क्या होता है हमारा लेंथ L, वेलोसिटी किस में होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, टाइम इनवर्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ के हमारे लिए फाइंड करना है, तो ये हमारा L से तो L0 कैंसिल होगा, M0 L0 T0 T-1, देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे +1 हो जाएगा, ये T ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, ये T ऊपर आया यहाँ पे कैसा हो गया +1, ठीक है। आज थोड़ी मिस्टेक ज़्यादा हो गई, ठीक है, आपको आया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जिससे आप करना, कमेंट करना कि आपको आ रहा है या नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उनको, ठीक है। तो मैं इनको रफ करता हूँ, आप नोट करो। तो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ, ठीक है, आप कमेंट करके बताना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो, हमारे पास एक क्वेश्चन हैगा, यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करना है n
तो देखो बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं। इसमें जो आपके पास पूरी क्वेश्चन दी गई है, यहाँ पे ये क्या है हमारा पी यहाँ पे प्रेशर है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे आपको फाइंड करना है वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है, सी की और डी की। हमारे 4 ए बी सी डी, इन चारों की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड करना है अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। अब बचा कुचा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।